देश दुनिया की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। आज हम फिर उन शख्सियतों को लेकर हाजिर हुए हैं जिन्होंने अपना किरदार और खिदमत से मिसाल कायम की है। हम ऐसे ही शख्सियतों को सलाम करते हैं और उनकी खिदमतों को मंजराम पर लाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि इन शख्सियतों से मुतासिर होकर दूसरे लोग भी आगे आए और मुल्क की तामीरी तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। तो शख्सियत में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आशिक हुसैन साहब से। जी हां, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के लीडर आशिक हुसैन साहब का हम इस्तकबाल करते हैं और अपनी खास पेशकश में शख्सियत में पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आशिक हुसैन एक ऐसा नाम जो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में काफी मशहूर है, जिन्हें लोग काफी करीब से जानते हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थकते, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो हर वक्त लोगों की परेशानियों को दूर करने के बारे में ही सोचते रहते हैं और लोगों की खिदमत इनका मकसद है। आशिक की इन्हीं आदतों अतवार ने उन्हें हंदवाड़ा इलाके में काफी मशहूर कर दिया है। आशिक हुसैन शुरू से ही लोगों की खिदमत के साथ साथ सियासत में भी जाना चाहते थे और लोगों की परेशानियों को दूर करना चाहते थे। इसी जज्बे को लेकर आशिक हुसैन ने साल 1985 में सियासत में कदम रखा और लोगों की परेशानियों को दूर करने में मदद करने लगे। यही नहीं, उन्होंने आवाम की मुश्किलात को लीडरान और सरकारी अफसरान तक पहुंचाने और उन परेशानियों को हल करवाने की अहम जिम्मेदारी निभाई। आशिक हुसैन के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूंसी हेड के ओहदे पर उनकी तकर्रुरी की, जिसे वो काफी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में आशिक हुसैन के ऊपर काफी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जिन्हें वो पूरी करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आशिक के कुनबे के लोग भी उनके इस काम से काफी खुश हैं और मानते हैं कि आशिक हुसैन ने सही रास्ता चुना है, जिससे हंदवाड़ा इलाके की तामीर और तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। आइए बात करते हैं आशिक हुसैन से। तो आशिक हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वो शख्सियत इस वक्त हमारे बीच है। आइए आप और हम मिलकर उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आशिक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके ज़रिए से मैं लोगों से कुछ कह सकूँ। जी आशिक हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपके बारे में समझाना चाहूँगा नाजरीन को कि आपका कितना अहम ताउन रहा है। लगातार आप लोगों के साथ उनके खिदमात को अंजाम देते रहे हैं और उनके साथ लड़ते रहे हैं, उनके हक और हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, शुरुआत इसलिए करना चाहूँगा इस चीज़ से क्योंकि आज के उस दौर के अंदर जब हम देखते हैं कि हर कोई अपने अपने लिए करता है, हम देखते हैं कि कोई इंसान जाता है सुबह से शाम तक सिर्फ अपने कमाने खाने के लिए जाता है। आप जैसे लोग, आप जैसी शख्सियत होती हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, तरक्की के लिए सोचते हैं, मुल्क की खिदमत के लिए सोचते हैं, किस तरीके से आपने ये चेंजेस अपने अंदर लेकर आए हैं ताकि इससे बाकी के जो लोग हैं वो भी इससे तरगीब हासिल कर सकें? हाँ जनाब, एक्चुअली मैं तो एक गरीब घराने से पैदा हुआ हूँ 1963 में विलगाम हंदवाड़ा से। जी। फिर मैंने वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, तो उसके बाद मैं हाई स्कूल विलगाम में पढ़ा। तब गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ करता था विलगाम में। तो उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में पढ़ा, तालीम हासिल की। तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर से ग्रेजुएशन की। जी। इस दौरान मैंने देखा कि कितने मुश्किलात झेलने पड़े मुझे भी। तो जब मैं स्कूल कॉलेज में ही पढ़ता था तो मुझे सोशल वर्क करने का बहुत शौक़ था। जी। इसलिए हम कॉलेज के ज़माने में भी, स्कूल के ज़माने में भी मैं कोशिश कर रहा था छोटे छोटे सोशल वर्क करने की। आगे ज़माना बढ़ता गया तो जब मैंने ग्रेजुएशन की मेरी शादी के बाद, तो वहाँ पर एक एजुकेशनल ट्रस्ट रामहाल एक इंस्टीट्यूशन बन गया हमारे रामहाल एरिया में। तो मैंने उसमें 10 साल काम किया। जी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यही जो मेरे अंदर एक शौक़ था कि मैं
सोशल वर्क करूं, तो इसमें मुझे ज़रूरत पड़ी गाइडेंस की या कहीं मदद की। जी। तो उन ज़माने में अब्दुल गनी लोन साहब का नाम मैंने सुना जी। वो हंदवारा के एमएलए साहब भी थे और हमारा ख़ानदान जो था, मेरे दादाजी, नाना जी, फिर मेरे माँ बाप और हम, वो सब लोन साहब के साथ थे। तो लोन साहब ने वहाँ पर हमारे उस बैकवर्ड एरिया में बहुत ज़्यादा काम किए थे। जी। वो जो एरिया है रामहाल, वहाँ उन दिनों कोई रोड वगैरह भी नहीं हुआ करता था तब। ये 60s की बात है, 67, 68, 69। तो तब फिर लोन साहब ने वहाँ पर एक रोड बनाया हंदवारा से विलगाम, और उस पर गाड़ी चलाई, गवर्नमेंट बस चलाई। उसको इलाके को उससे पहले कहते थे कि ये डार्क बरिज्म है। उस एरिया के किसी बंदे को अगर श्रीनगर जाना पड़ता था तो वो वहाँ से त्रहगाम या हंदवारा पैदल जाता था। तो लोन साहब, जब अब्दुल गनी लोन साहब वहाँ एमएलए बने तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। उन्होंने सड़कें बनाई, उन्होंने वहाँ कुछ पुल्स बनाए, उन्होंने ये मतलब बिजली लाई 77 में। तो 80 में उन्होंने वहाँ हमारा हाई स्कूल था, हमारे एरिया में एक ही हाई स्कूल था। तकरीबन ये इस वक्त 2 तहसील हैं, 2 ब्लॉक हैं। तो इस एरिया में लोन साहब ने फिर उस वक्त हायर सेकेंडरी बनाई, हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम 1980 में। जी। तो लोन साहब के बाद 40 साल या 38 साल तक वो सिर्फ हायर सेकेंडरी ही रही। जी। अल्हम्दुलिल्लाह लोन साहब के बाद जब सजाद गनी लोन साहब आए तो उन्होंने उसको डिग्री कॉलेज बनाया। तो फिर मैं सजाद साहब के शाना बशाना भी काम करता रहा। जी। तो उन्होंने काम किए हमारे एरिया में, बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, जिसका मैं आपके सामने कुछ थोड़ा सा खाका पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि हंदवारा का मेडिकल कॉलेज, ये जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो तो लोन साहब ने बनाया था। जी। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है वो तो सजाद लोन साहब ने लाया, और इस वक्त जो वहाँ पर 200-250 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है वो सजाद लोन साहब ने वहाँ पर बनवाया और उसके लिए फंडिंग भी करवाई। तो उसके बाद वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी आया। तो आज लग रहा है कि वहाँ पर एक ये जो है मतलब एक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आज के वहाँ बहुत सारे एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं। जी। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस सियासत कर रहा हूँ, इस सियासत में क्या क्या फ़ायदा हुआ लोगों को। जी। तो जब सजाद साहब के 2 साल आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। हंदवारा का मेडिकल कॉलेज, हंदवारा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत बड़ा 250 बेड वाला हॉस्पिटल बनवाया। इसी तरह बायोटेक पार्क एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर। इसी तरह आयुष हॉस्पिटल कुलनगाम में, और ये बंगस रोड डिग्री कॉलेज मेरे गाँव में विलगाम में बनवाया। बहुत सारे काम उन्होंने किए। सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी पसंद आई वो ये थी कि उन्होंने किसी को पॉलिटिकल तासुब उन्होंने नहीं किया, किसी को सताया नहीं इस बात पर कि जी आप वोट आपने मुझे नहीं दिया, बल्कि उनके जो मुखालिफ हैं वो भी वहाँ पर उनसे बहुत खुश हैं कि उन्होंने कोई सताव पॉलिटिकल वो बुनियादों पर नहीं किया। तो इस तरह मैं बहुत खुश रहा और मैंने बहुत लगन से काम किया सजाद लोन साहब के साथ कि उन्होंने गरीबों का मदद किया वहाँ पर, ये जानने के बगैर। जैसे कि पॉलिटिक्स में वहाँ पर एक रीत चली थी, जो जिसको वोट देता था वो उसी का काम करता था, उसके बगैर किसी और का काम वो नहीं करता, चाहे वो कोई एमएलए था या मिनिस्टर साहब थे। उन्होंने एक वहाँ पर लोन साहब के बाद एक रीत चली थी वहाँ पर, लेकिन सजाद साहब ने ये रीत ख़त्म कर दी। उन्होंने वो तो पहले अपोजिशन वालों के काम करते थे, बाद में अपने लोगों के काम करते थे। बहुत उम्दा। तो फिर मुझे बहुत मज़ा आया काम में, दिन रात 7 साल दिन रात उनके साथ काम करता रहा। और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो मेरी पार्टी का या सजाद लोन साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे, ये जानने के बगैर कि हम किसी ओहदे पर हैं या नहीं हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी हेड हूँ कि ना हूँ, या जो भी मतलब अगर वो मुझे कल कहेंगे कि आप जी हल्का प्रेसिडेंट है, आप अपने हल्के में काम कर लीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि मैं समझता हूँ कि मैं जी इबादत करता हूँ, क्योंकि जब लोगों का काम होता है। इसी तरह जो एमएलए फंड था उनका, कभी तो हमारे एरिया ने एमएलए फंड तो देखा ही नहीं है। ये जो पूरा हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, रोड्स बनाए उन्होंने हर जगह पर, आप देखेंगे जो हमारे मेन रोड्स हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे आशिक साहब इसके ऊपर मैं आऊँगा, आशिक साहब मैं इस चीज़ के ऊपर आऊँगा और आपसे ये समझने की कोशिश भी करूँगा कि जो तरक्की का रोड उन्होंने तैयार किया था उस तरक्की के रोड को कैसे आगे बढ़ाया। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे कि हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एक फ़िज़ा है उसके अंदर खुशबू आती है, लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जब वहाँ पर मिलिटेंसी कायम थी, बावजूद इसके आपने
तरक्की का रास्ता चुना है। आप जैसे जो लीडर हैं, आप जैसे उस वक्त नौजवान रहे होंगे, आपने तरक्की का रास्ता चुना और तरक्की का रास्ता बढ़ाते बढ़ाते आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि जो कि अपने आप में एक शख्सियत बन गई है। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि आपका जो एक शुरुआत हुई थी उसमें आपने बताया कि कई सारे जो स्कूल्स खोले गए, हायर सेकेंडरी खोले गए, फिर डिग्री कॉलेज, फिर अस्पताल बना दिए गए। तो एक तरीके से एक आप अपना आप तो ठीक है, अच्छे एक पाथ जो है आपका, जो सड़क है आपका, जो रास्ता है वो अच्छा है, लेकिन आप आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में समझना चाहूंगा कि इसकी तरकीब कैसे मिल पाई आपको, इसकी तरबियत कैसे मिल पाई, यही ना? जी जी, हेलो, जी जी, सुन पा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली जब मैं, जी सर, मैं सवाल दोबारा सुनना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हैं कि इसकी तरबियत मुझे कहाँ से मिली है, यही फरमा रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस सिर्फ ये हमारे जो है ना लोन फैमिली या आप कहिए लोन हाउस, जी, मैं समझता हूँ कि मुझे वहीं से ये तरबियत मिली, क्योंकि लोन साहब बड़े मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब और ये सजाद गनी लोन साहब, मैं आपको एक मिसाल दे दूँ जी। ये जो सजाद लोन साहब थे, हमारे एक गाँव, हमारे एक गाँव है, उसका नाम है कुकरूसा, वहाँ पर एक बंदा था, नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, तो उसका बेटा बीमार हो गया। अच्छा, उसको बेचारे को हार्ट मतलब सर्जरी करनी थी, ओपन हार्ट सर्जरी दिल्ली में जी। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने मुझे कहा भाई आप सजाद लोन साहब को फ़ोन कर लीजिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया सजाद लोन साहब को, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जितना मुझसे हो सके मैं करवाऊंगा। तकरीबन 4.5 लाख रुपए लग गए उनको, आज से 10-15 साल पहले। उन्होंने उस लड़कों को उठाकर दिल्ली ले लिया और वहाँ पर खुद सुपरविजन करके उनको ऑपरेशन करवाया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे गाँव में एक यतीम लड़का था, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में है, इस वक्त सेटल्ड है। तो वो यतीम था, ऑर्फन था, उसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। सजाद लोन साहब ने उसको उठाया और पहले पुणे में, उसके बाद फिर लंदन वो गए, लेकिन तरबियत जो थी वो सजाद लोन साहब की थी। और मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब भी कोई मसला होता था अपना, चाहे घरेलू, चाहे पॉलिटिकल, चाहे सोशल, चाहे मेरे एरिया का हो, चाहे मेरे डिस्ट्रिक्ट का हो, तो सीधे सजाद लोन साहब के पास जाकर वो जो उनकी तरबियत थी, हाँ, उसमें हम ग्रो हुए। उन्होंने जितना पहले लोन साहब ने किया था, लोन साहब के साथ हमें बहुत ही कम टाइम मिला था, लेकिन सजाद लोन साहब के साथ पिछले 20 साल से हम हैं। हमारी एक टीम है, सिर्फ मैं ही नहीं, हाँ, एक बहुत बड़ी टीम है जो मुझसे भी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, काम करने वाले हैं। तो उन सब को उन्होंने ग्रो भी किया और ट्रेनिंग्स भी दे दी और अच्छे मतलब एटिकेट सिखाए, अच्छी तरबियत की। हाँ। तो यही मेरे ख्याल में ये उसी का नतीजा है कि हम आज ज़्यादा अपने काम से ज़्यादा हम सोशल वर्क को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम आइंदा भी ये काम करते रहें। आमीन। आशिक साहब, क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, खुदा भी उन लोगों के साथ होता है जो लोगों के खुदा के बंदों के साथ काम करते हैं और उनके लिए काम करते हैं, और वाकई में आपने बहुत नेक पहल की है। अब मैं उस चीज़ पर आता हूँ जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे कि जो सड़कों का एक जाल बिछाना हुआ या फिर पुल बनाने हुए, क्योंकि हम देखते हैं एज ए न्यूज़ एंकर में जब मैं पढ़ता हूँ जम्मू कश्मीर की खबरें, तो उसमें हंदवाड़ा का जिक्र बहुत होता है, और बहुत सी जगह पर हम जब देखते हैं कि कुछ जगह पर रोड्स नहीं बन पाते हैं, कुछ जगह पर पुल्स नहीं बन पाते हैं, लोग परेशान हाल हो जाते हैं, पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, जब मौसम सरमा का वक्त होता है तो उस वक्त गाड़ियाँ नहीं जा पाती है वहाँ पर। मैं समझना चाहूँगा आपसे कि इस इलाके को लेकर या फिर बाकी के इलाके को लेकर आपकी जानिब से और क्या कदम उठाए गए ताकि लोगों के लिए एक तरक्की का रास्ता भी खुले और लोग जो है आपको दिल से दुआ दें। देखिए एक्चुअली मैं आपको कहूँगा हंदवाड़ा एरिया जो है इट इज़ अ सब डिस्ट्रिक्ट जी। इसमें तो मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये जो मैंने आपके सामने खाका पेश किया, ये तो हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक। तो इसके साथ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है लंगेट में भी। कभी अगर वहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं, सब लिखते हैं जी हंदवाड़ा, ठीक, ओके। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं पानी की, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब मसला है। वहाँ पर इस वक्त भी 92 करोड़ रुपीस अवेलेबल हैं डिवीजन में, लेकिन डिपार्टमेंट फेल हुआ है, काम नहीं चलता है, काम नहीं करते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके, वो कुछ उनका विजिलेंस चल रहा था बहुत पहले से। इसकी तरफ मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक हंदवाड़ा या पूरे डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, सजाद लोन साहब ने एक प्रपोजल भी वहाँ पर बनाया था। उन्होंने 4 वो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए थे, जिसमें 2 लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक करना कॉन्स्टिट्यूंसी में
उन्होंने मतलब प्रपोज किया था, उसकी टेंडर्स भी हुए थे। उससे अगर वो अगर उनके पास टाइम होता, अगर वो चारों बन जाते तो 85 मेगावाट्स पावर लगते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को। तो इन 4 मिनी हाइडल प्रोजेक्ट से कुपवाड़ा को 60 मेगावाट्स पावर मिलते। और उधर लोलाब से भी एक प्रपोज हुआ था, तो उससे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को अपना पावर 24 घंटे मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि टाइम नहीं मिला, उनके सिर्फ 2 साल काम करने के आगे ये हो गए। पावर सेक्टर जो वहाँ पर है इस वक्त भी मैं कहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, खासकर जहाँ मैं रहता हूँ इलाका रामाल में, वहाँ तो कंपेरेटिवली बाकी एरिया से पावर सप्लाई बेटर मिलती है बाकी एरिया से। तो इसी तरह वहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। ये मैं आपको बताऊँ, ये जो बंगस है बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। तो उसका जो रोड बना था पीछे 50 साल से हम सुनते आ रहे थे, वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे ये लेके, जी हम बंगस रोड बनाएंगे, आप हमें वोट दे दीजिए। वोट तो लेते थे लेकिन बंगस रोड कभी नहीं बनता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेंबर जो थे एमएलए शिप में, वो रोड भी बना, उस पर भी काम जारी था जी। तो अब 2 ही साल निकले, मुझे उम्मीद है कि वो रोड भी बनेगा, उससे पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को ही नहीं, मुझे लगता है पूरे नॉर्थ कश्मीर को एक इकोनॉमिक बूस्ट मिल जाएगा माशाल्लाह। ये इकोनॉमिक बूस्ट हो जाएगा। हाँ, ये इकोनॉमिक बूस्ट जब मिलेगा तो इससे जम्मू कश्मीर की ना सिर्फ तरक्की होगी बल्कि उन तमाम लोगों की तरक्की होगी जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में रहते हैं। मैं इससे आगे बढ़ना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात को लेकर अभी हिकमत अमली तैयार की जा रही है, हदबंदी की बातें चल रही है और धीरे धीरे उम्मीद है की जा रही है कि बहुत जल्द हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी असेंबली का इंतखाब कराया जाए। उस असेंबली इंतखाबात के लिए जैसे ही ऐलान किया जाएगा, मुझे लगता है कि शायद आप जैसे शख्सियत के लिए एक तरीके से जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप जैसे लोग जब आवाम के लिए काम करते हैं तो आवाम का एक मजबूत उनका इरादा होता है कि ऐसी शख्सियत को लेकर आया जाए जो बिना पॉलिटिक्स के हमारे जहाँ पर काम करता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या फिर किसी भी ओहदे पर हो। तो मुझे लगता है कि शायद जब ऐलान कर दिया जाएगा असेंबली इंतखाबात का तो उसके बाद शायद आपकी जिम्मेदारी में और इजाफा हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी एक टीम है वहाँ पर पूरी वर्कर्स की, जो हम मतलब हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में या करना कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम सब अपने जो हमारी जो लीडरशिप हैं, चाहे वो सजाद लोन साहब हैं या बशीर अहमद डार साहब हैं या इरफान पंडितपुरी साहब हैं, तो हम उनके वर्कर्स हैं। हम छोटे छोटे समझ लीजिए, हम तो सिपाही हैं जी। और सिपाही 24 घंटे मोर्चे पर खड़ा रहता है। जिस वक्त हमको ऑर्डर मिलता है हम निकल कर काम करते हैं। और जब अगर आप देखेंगे पिछले जितने भी इलेक्शंस वहाँ पर हुए, चाहे वो पंचायत इलेक्शन था, चाहे वो म्यूनसिपल इलेक्शन था, तो हमारी पार्टी ने, या वो पार्लियामेंट इलेक्शन था या असेंबली इलेक्शन था जी, वो हम सब ने मिलकर लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखाई जी। और जो हमारी पार्टी है, आवर पार्टी इज़ कैडर बेस्ड देयर, तो इंशाल्लाह मुझसे बढ़कर भी वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं पार्टी के हुक्म का, और जो ही ऊपर से हमारी लीडरशिप का हुक्म होता है वो सब निकल कर मतलब काम शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर आते हैं इंशाल्लाह। और ऐसे लोगों का साथ अल्लाह ताला भी देता है। जब हम देखते हैं कि जो उसके बंदों के लिए काम करते हैं तो खुदा उन लोगों को आगे तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं और उनके साथ अल्लाह ताला भी मौजूद होता है। आशिक हुसैन साहब, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि नौजवानों को लेकर कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत टैलेंट है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि एक से एक टैलेंट भरा पड़ा है, चाहे किसी भी शोबे के अंदर हम देख ले। नौजवानों को लेकर आप क्या उनको एक मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बहुत से जो नौजवान हैं जो गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई इन सब चीज़ों में क्वेश्चन रखा, आप तरक्की के रास्ते पर गामजन होइएगा, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़िएगा, इंसाफ के साथ काम कीजिएगा और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिएगा, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिएगा। नौजवानों के लिए मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दे दें और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो किसी गलत रास्ते पर ना चलें जी, गलत रास्तों से दूर रहें और अपने स्टेट को, अपने मुल्क को आगे ले जाने में काम करें जी। यहाँ पर आजकल एक वो चली है कि यहाँ पर शायद अब नौजवानों को मुलाजिमत नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा उनको ये है, देयर इज़ ऑलवेज अ वैकेंसी बट एट द टॉप। वो मेहनत करें, वो पढ़ें लिखें। कश्मीर में टैलेंट, जम्मू कश्मीर में पूरे मैं कहता हूँ
हमारे नौजवानों में बहुत अच्छा टैलेंट है जी। वो पूरे इंडिया में compete कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको गलत रास्तों पर जाने की जरूरत बेशक नहीं है। मायूस होने वो की मेहनत जरूरत नहीं करें, है और पढ़ें, इंशाल्लाह अगर जब वो लिखें एजुकेशन और पर ध्यान फूलें, देंगे फलें। तो आशिक साहब मुझे लगता है कि उनकी भी तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर की भी तरक्की होगी और हिंदुस्तान की भी तरक्की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ Definitely। रखने के लिए। तो ये वो शख्सियत थी आशिक साहब, आशिक हुसैन साहब, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और बिना किसी तफरीक के वो लगातार काम करते आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो यूं ही काम करते रहेंगे।